नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस शानदार क्लास में। आज हम हिंदी विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि देवनागरी लिपि क्या है, इसका इतिहास क्या है और यह कहाँ से आई है। साथ ही हम यह भी समझेंगे हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का इतना महत्व क्यों है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से क्लास को देखिए, कॉपी कलम तैयार रखिए क्योंकि आज की चर्चा आपके ज्ञान को और मजबूत बनाने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले कक्षा में आपको बता दिए थे कि राजभाषाएं क्या होती है। राजभाषाएं जैसे अपन बचपन में ये सुने थे कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी को ही कहा जाता है। आखिर बड़े हुए तो पता चला कि राजभाषा का मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में हिंदी को। प्यारे साथियों, बात करें तो राजभाषा का मान्यता 1949 को मिला था, जिसमें संविधान संविधान में मूल 14 भाषाएं जोड़ी हुई थी। बाद में संशोधन करके 21वां संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था और 71वां संशोधन 1992 में 3 भाषाएं को जोड़ी गई थी, जो नेपाली, मणिपुरी और एक और भाषा थी जो अभी फिलहाल हमारे दिमाग पे याद नहीं है, बाद में बता दिया जाएगा। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई थी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, हाँ सॉरी, कोंकणी भाषा। 71वां संशोधन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था और 92वां संविधान संशोधन जिसमें 4 भाषाएं को जोड़ा गया था, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली भाषा जोड़ा गया था। इसके बाद बात किए थे संविधान में हिंदी संबंधित उपबंध, जो आर्टिकल जो भाग 17 में आर्टिकल अनुच्छेद 243 से 343 से 351 तक भाषाएं के निम्नलिखित प्रकार को जिक्र किया गया था। प्यारे साथियों, इसके बाद बात करें तो संविधान में हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ, 1950 के बाद हिंदी भाषा की प्रगति में कैसे तेजी आई। इसके बाद बात किए थे कि हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार हिंदी को कैसे प्रयोग किया गया, द्विभाषिक नीति का पालन कैसे किया गया, पत्र व्यवहार में अंग्रेजी भाषा को कैसे व्यवहार में लाया गया, केंद्र सरकार के कार्यों में कैसे भाषाओं का प्रयोग किया गया। प्यारे साथियों, इसके बाद बात किए थे कि पत्र व्यवहार में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में पत्र व्यवहार में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। अगर आप इस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज बात करेंगे लिपि के बारे में। आज का विषय है लिपि। लिपि कामत प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह का चिन्ह मान लिए गए हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं और जिस रूप में लिखते हैं या प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्था मानी जाती है: चित्रलिपि, प्रतिलिपि, बहुलिपि और ध्वनि लिपि। प्यारे साथियों, ध्वनि लिपि को अक्षर अक्षरात्मक लिपि में विभाजित कर दिया गया और वर्णात्मक में। ध्वनि लिपि को 2 भाग में विभाजित किया गया: अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि भारत की सारी लिपि अक्षरात्मक है, वर्णात्मक लिपि रोमन लिपि है। प्यारे साथियों, इसके बाद बात करें तो प्राचीन भारत में 3 लिपि प्रचलित थी। पहले सिंध घाटी लिपि, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मणी लिपि। इतना बात कर ही लिए हैं तो जिक्र करते हैं सिंधु घाटी लिपि का। प्यारे साथियों, सिंधु घाटी लिपि मोंटगोमरी और सिंध लकरकाना जिला के जिला के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलों पर लिखे मिले थे।
शिलालेख पे मिले हुए थे। डिजेंडर महोदय का मानना था कि ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट है सिंधु लिपि। बहुत सारे वैज्ञानिक का मत है कि 253 ध्वनि है सिंधु लिपि में। लैंडर का मानना है कि 226 ध्वनि है सिंधु घाटी लिपि में। और गैंड एवं स्मिथ का मानना है कि 396 ध्वनि होते हैं सिंधु घाटी लिपि में। प्यारे साथियों, सिंधु घाटी लिपि का जिक्र कर ही लिए हैं, तो अब बात करते हैं प्रोष्टि लिपि का। प्रोष्टि लिपि, प्रोष्टि का मतलब होता है गधे की मुख से जो सेब बनता है उसे ख्रोष्टि लिपि के नाम दिया गया। बहुत सारे विद्वान का मानना है कि ख्रोष्टि लिपि का विस्तार पश्चिमोत्तर भारत, शहबाज गढ़ी, यूसुफ जिला, मंसूरा, हजारा जिला के हजारा जिला में शिलालेख से प्राप्त हुए हैं, उसका अस्तित्व माने जाते हैं। प्रोष्टि लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिसमें कुल वर्ण 37 है और स्वर 5 और व्यंजन 11। प्यारे साथियों, प्रोष्टि लिपि का बात कर ही लिए हैं, तो अब बात करते हैं ब्राह्मणी लिपि का। अजमेर जिले के वर्ली गांव में शिलालेख में मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसमें कुल वर्ण 41 है और व्यंजन 32 और स्वर 9 है। ब्राह्मणी लिपि को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। दक्षिणी शैली लिपि, जिसमें दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु, जैसे राज्य, उत्तरी राज्य, भारत के जितने भी उत्तरी राज्य हैं, उत्तरी शैली में आते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे लिपियों का विस्तार होते चला गया, जैसे भाषाओं को इसके ऊपर उत्तरी शैली की बात करते हैं। उत्तरी शैली के बाद गुप्त लिपियाँ हैं, जो लगभग 400 से 4-5 सदी में इसका विस्तार हुआ था। इसके बाद सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि का जिक्र किया गया था। इसके बाद बात करें तो सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि के बाद देवनागरी लिपि का विस्तार हुआ, जो लगभग 9वीं सदी में इसका विस्तार हो गया था। और शारदा लिपि लगभग 10वीं 10वीं में इसका पूर्णतः विस्तार हो गया था। इसके बाद बात करें तो देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि नगरों में परिचित होने वाली देवनागरी नाम से पड़ा था। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया था। प्यारे साथियों, देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत है विद्वान का। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नगर नगर लिपि से नागरी नामकरण हुआ था। ऐसे बहुत सारे विद्वान का मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही नागरी नाम पड़ा था। नगर होने से नागरी नाम पड़ा था। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात का राजा जयभट्ट ने किया था। प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक हिंदी में नई टिप्पणी से संबंधित प्रोग्राम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें एसबी स्टडी हिंदी।